और देखिए, जंग से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। बहरीन में बड़े ईरानी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे शहर में लगातार सायरन बज रहे हैं, लोगों को शेल्टर में जाने की चेतावनी दी जा रही है। तो बहरीन पर अब ये हमले और तेज होते हुए एक बार फिर से बड़ा ईरानी हमला यहां पर किया गया और उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूरे शहर में लगातार यहां सायरन बज रहे हैं, लोगों को शेल्टर में जाने की चेतावनी जारी की जा रही है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि किस तरह से ईरान की तरफ से लगातार, चाहे बहरीन हो कुवैत हो, यहां लगातार ईरान हमले कर रहा है। और बहरीन से एक और बड़ी खबर, जहां फिर से बड़ा ईरानी हमला बोला गया है। सित्रा में IRGC ने कई मिसाइलें बरसाई हैं। बापको एनर्जीज रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा है। रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, अब लगातार यहां पर ईरान की तरफ से जो वो देश हैं, जो पड़ोसी देश उसके, जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं, और उनमें बहरीन की बात कर लें, कुवैत की बात कर लें, लगातार अब हमले तेज कर दिए हैं। या देखिए, ये युद्ध आज अपने 7वें दिन में प्रवेश कर गया है और लगातार भीषण होता चला जा रहा है। और उसी का उदाहरण है कि दोनों तरफ से अब आप जानते हैं कि जहां पहले नागरिक ठिकानों को नहीं अटैक किया जाता था, लेकिन ईरान की जो नई रणनीति है उसके अनुसार वो नागरिक ठिकानों पर हमले ज्यादा कर रहा है। बहरीन में एक नेवी का फ्लीट है, 5th फ्लीट उसे कहा जाता है, अमेरिकी फ्लीट है, उस पर तो हमला किया ही गया। लेकिन वहां से ये 12 किलोमीटर दूर है बैपको, और ये कुवैत का तेल कारखाना है और इसको भी निशाने पर लिया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि जितना आर्थिक नुकसान गल्फ कंट्रीज को पहुंचाया जा सके, ईरान की यही नीति है और इस नीति का व्यापक असर भी हो रहा है। और लोग इस बात को लेकर के अब खौफजदा है कि पता नहीं कौन सा मिसाइल ईरान के तरफ से आएगा और गल्फ कंट्रीज के किस शहर में गिर जाएगा। एक विश्वास का संकट हो रहा है और इसका फायदा उठाते हुए ईरान ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि वो लगातार ऐसी जगहों पर हमले करे जो हमले सीधे टारगेट को जाए और जहां पर कोई एयर डिफेंस वगैरह नहीं हो। लेकिन इस क्रम में उसे अपने भी नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। और इजराइल और अमेरिका की जो सम्मिलित ताकत है उसने ईरान में, तेहरान में कई जगहों पर और उसके आसपास के इलाकों में व्यापक बमबारी की है। मिसाइलें लगातार गिर रही हैं और ये युद्ध हर बीतते घंटे के साथ और भीषण होता चला जा रहा है। बिल्कुल, हर घंटे के साथ ये युद्ध जो है और भीषण हो रहा है। और जैसे कि मेरे सहयोगी संजीव बता रहे थे कि जो इसका जवाब है, मुंह तोड़ जवाब अमेरिका इजराइल की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि तेहरान में इजराइल का सबसे ताजा हमला देखा गया है। लड़ाकू विमानों से किस तरह से यहां अटैक किया जा रहा है, बम गिराए जा रहे हैं। शहर में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अल जजीरा के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां तेहरान में जहां पर बमबारी लगातार की जा रही है और तेहरान में इजराइल का ये लड़ाकू विमानों से बम गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल संजीव, जैसा जिस ओर आप इशारा कर रहे थे, अगर यहां पर अब ईरान अपनी रणनीतियां बदल रहा है, सिर्फ सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, तो उसका नुकसान सीधे तौर पर ईरान भी झेल रहा है। जाहिर है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है अमेरिकन मिलिट्री के द्वारा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि करीब 2000 मिसाइलें अपने टारगेट्स पर गिराई गई हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में ईरान का क्या हुआ होगा जब 2000 अपने टारगेट्स पर पहुंच जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो तमाम झेलने के लिए तैयार है मुश्किलें, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। और उसकी कोशिश ये है कि वो इतना ज्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल करे उन सहयोगी देशों पर, क्योंकि ईरान और अमेरिका के जो ठिकाने हैं उसमें उन्हें प्रोटेक्शन है एयर डिफेंस का, जो कि पेट्रियट या थार्ड इस तरह की एयर डिफेंस मौजूद हैं इजराइलीज और अमेरिकन के पास, आयरन डोम। लेकिन ये प्रोटेक्शन जो है वो सहयोगी देशों के पास तो नहीं है और वो सहयोगी देशों के ऊपर हमले बोल रहा है और उसके ड्रोन्स और उसके मिसाइल से निशाने पर बैठ रहे हैं और सहयोगी देश परेशान हो रहे हैं।
बताया ये भी जा रहा है कि एक दबाव बनाया जा रहा है सहयोगी देशों के द्वारा, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, वो अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह इस हमले को उनके ऊपर होने से रोका जाए। लेकिन युद्ध अब अपने 7वें दिन में है और हर बीतते दिन के साथ अगर बढ़ रहा है तो इजराइल और अमेरिका के पास भी कोई ऐसा फौरी तरीका नहीं है जिसके जरिए वो युद्ध को अपनी दिशा में मोड़ सके। और ईरान जिस तरह से अपनी नाराजगी और अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, उसमें यही लग रहा है कि किसी मध्यस्थ को भी वो इस वक्त सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, हालात तो इस वक्त इसी ओर इशारा कर रहे हैं जिस तरह से दोनों ओर से हमले जारी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में B-52 बॉम्बर से अमेरिका के हमले देखने को मिल रहे हैं। B-252 बॉम्बर है ये, B-52 बैलिस्टिक मिसाइल साइट पर हमला किया गया है। यूएस सेना ने बॉम्बर के इस्तेमाल की जानकारी दी है। यहां ईरानी कमांड और कंट्रोल पोस्ट पर हमला बोला गया है। ये जो बॉम्बर 52 है, ये बॉम्बर B-52, ये अमेरिका का सबसे विध्वंसक बॉम्बर है। B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस, और तबाही इससे कितनी बड़ी हो सकती है संजीव? B-52 बॉम्बर्स, आपको याद होगा कि जब 12 दिन का युद्ध हुआ था पिछली दफा जून 2025 में, उस वक्त ये अमेरिका से खास आए थे और इन्होंने जो फैसिलिटीज थी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जैसे नातांज में, फोर्दो में और इस्फहान में, ये 3 शहर हैं ईरान के जहां पर उन्होंने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना करके रखी थी, परमाणु संयंत्र बना करके रखे थे। तो वहां इन्होंने बम बरसाए थे और इनकी खासियत ये है कि ये बंकर बस्टर बम गिराते हैं, यानी कि इनके द्वारा गिराए गए बॉम्ब्स की ताकत ये होती है कि वो जमीन के भीतर जाकर के जो भी अगर बेसमेंट या जमीन के नीचे कुछ बनाया गया है तो उसे भी ध्वस्त कर देते हैं। बंकर बस्टर से ये लाभ होता है कि अगर 20-25 फीट नीचे भी जाकर के सुरक्षा की दृष्टि से कोई चीज स्टोर की गई है, कोई अस्त्र या फिर किसी को छुपा करके रखा गया है किसी व्यक्ति को, तो वो उसे ध्वस्त कर देते हैं। और B-52 का पिछली बार तो एक इस्तेमाल ही हुआ था, लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि लगातार इस्तेमाल हो रहा है। और B-52 बड़ा घातक है, ये इजराइल के पास नहीं है, सिर्फ अमेरिका के पास है और किसी देश के पास नहीं है। और इसके खिलाफ ईरान तो क्या, किसी भी देश के पास कोई भी मजबूत प्रतिरोधक हथियार नहीं है। अब B-52 अगर लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये अपने आप में ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हर नुकसान को भले ही झेलने के लिए ईरान तैयार है, लेकिन ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और इस तरह से हम पाते हैं कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ताकि ईरान की क्षमताओं को वो लिमिट कर सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर पूरी ताकत अब B-52 बॉम्बर से यहाँ अमेरिका हमले कर रहा है। पिछली बार एक यूज किया गया था और इस बार कई ऐसे मिसाइल अटैक किए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान में बुशहर एयरबेस पर जोरदार हमला बोला गया है। ये ईरान का बुशहर एयरबेस है जिस पर IDF के हमले का वीडियो भी सामने आया है। बुशहर एयरबेस में ईरान को जो है भारी नुकसान होने का दावा है। तो ये बुशहर एयरबेस कितना इंपॉर्टेंट ये है ईरान के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर ईरानी नेवी हो, एयरबेस हो, सैन्य बेड़े हो, सबको निशाना सीधे तौर पर अब बनाया जा रहा है और बाकायदा उसका वीडियो भी जारी किया जा रहा है। संजीव, जहाँ देखिए इस तरह के जो अटैक्स हैं, इसमें लाभ ये है अटैक करने का कि मारक क्षमता एक बार में खत्म कर दी जाती है, जो सीमित है पहले से ही ईरान की। तो अब इस तरह का एयरबेस जो है वो अगर अमेरिका की जद में है तो पहला तो ये साबित होता है कि जो एयर डिफेंस है ईरान का वो पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है और टारगेट चुन करके आसानी से उसे मारा जा रहा है। और दूसरा ये कि यहाँ पर अगर उसने अपने हथियार छुपाए हैं, वैसे तो वो अपने हथियार छुपा करके टनल्स में और बेसमेंट्स में इस तरह से ईरान ने रखे हैं। खासतौर पर उनके हथियार आप जानती हैं वो तमाम तो मिसाइल ही हैं और ड्रोन ही हैं, लेकिन उनकी जो वायु शक्ति है वो बड़ी सीमित है। और वायु शक्ति अगर इस तरह से वो निशाने पर है तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास ऑप्शंस बड़े कम रह जाते हैं। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा अमेरिका की तरफ से कि बस कुछ दिनों की बात है, पूरा तेहरान का आसमान उनके हाथ में होगा, क्योंकि वो तेहरान के आसमान पर उनको रोकने वाले कोई भी विमान जो कि सैन्य विमान है, लड़ाकू विमान है, वो ईरान के पास नहीं है या नहीं रह जाएंगे।
तो ऐसे में युद्ध बीतता जाएगा। अगर कुछ दिन और बीतेंगे तो फिर जाहिर है कि ईरान के लिए कहीं ना कहीं पैर उसके कमजोर पड़ने लगेंगे, और वो इस बात से जाहिर होता है कि उसके पास एयर पावर अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जी बिल्कुल, और इधर सिर्फ ईरान की ही बात नहीं है, यहाँ पर इजराइल और यूएस पर ईरान की तरफ से भी हमले बराबर किए जा रहे हैं। कुवैत से अब ये खबर आ रही है जहां यूएस एयरबेस पर फिर से हमला बोला गया है। आईआरजीसी ने टारगेटेड मिसाइलें दागी हैं। हमले में अमेरिकी एयरबेस में भी आग लगी है और आईआरजीसी दावा कर रहा है कि अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कुवैत में यूएस का जो सैन्य बेड़ा है, यूएस एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है, टारगेटेड मिसाइल्स दागी गए हैं। संजीव, अब यहां पर कुवैत, कतर हो, यूएई हो, लगातार इजराइल के, ईरान के यहां निशाने पर बने हुए हैं, लेकिन आकलन सिर्फ ईरान के नुकसान का ही नहीं, अपने भी नुकसान का होना चाहिए। जाहिर है ये तो तय है कि अगर आप दूसरे पे हमला करेंगे तो आप पर भी हमला होगा। और जिसकी बात आप कर रही थी वो कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस की बात थी, जो कि कुवैत और अमेरिका का एक साझा एयरबेस है। अमेरिकन एयरबेस ही इसको लार्जली माना जाता है, और इस एयरबेस पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं। और ये हमला इतना भीषण था कि जो रनवेज थे, वहां पर 2 रनवेज बनाई हुई थी, वो दोनों क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई संजीव, मैं आपको रोक रही हूँ, वापस आती हूँ आपके पास। भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति मिली है। 30 दिन की ये अस्थायी छूट जो है ये अमेरिका की तरफ से भारत को दी गई है, और उसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला कि अब अमेरिका तय कर रहा भारत की विदेश नीति। या इस बात को लेकर के बड़ी नाराजगी भारत में जताई जा रही है विपक्ष के द्वारा। और आज सुबह ही जो वाणिज्य सचिव हैं अमेरिका के, उन्होंने, स्कॉट बेसेंट, उन्होंने ये ट्वीट किया था और ट्वीट के जरिए बताया था कि ऐसे में जबकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो बंद है और उसके बंद होने की वजह से तेल की आवाजाही नहीं हो पा रही है और एक क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट न हो जाए, इसीलिए बेहतर होगा कि भारत रूस से अपने तेल ले ले। अब याद आप करें कि रूस से तेल लेने के एवज में भारत के साथ नाराजगी व्यक्त की जा रही थी अमेरिका के द्वारा, और ये कुछ ही दिन पहले की बात है। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि आप अगले 30 दिन के लिए आपको वेवर दिया जाता है और 30 दिन आप तेल रूस से ले लें। अब ये रूस से तेल कैसे लेंगे? तो रूस के बहुत से जहाज रास्ते में रुके हुए हैं, इसलिए कि उनकी सप्लाई बाधित है और कई रास्ते बंद हो गए हैं, तो उन खड़े ऑयल टैंकर से आप ले लीजिए। अब इसका अर्थ ये हो जाता है कि अमेरिका को इस बात की तो चिंता है कि जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है, अगर वो रुक जाता है तो एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो ठीकरा उन पर फूटेगा कि आपने एक युद्ध की शुरुआत की है जिस कारण से तेल हर देश को महंगा मिल रहा है, उनके नागरिकों को महंगा तेल मिलेगा। लेकिन इस बात को दूर करने के लिए उन्होंने अब भारत को भी इजाजत दे दी है कि आप जाकर के रूस से तेल लीजिए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि भारत को कोई इजाजत दे, ये कौन होता है अमेरिका? इस प्रश्न को उठाया जा रहा है भारत के भीतर, और ये पूछा जा रहा है कि आखिर उनकी नीतियां जो हैं, क्या वो हमारे खरीद परचेज को प्रभावित करेंगी? क्या हम अमेरिका के कोई बिल्कुल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, उन्होंने इसको लेकर बकायदा पोस्ट भी किया है जिसमें वो लिख रहे हैं कि भारत के लिए ये बेहद ही शर्मनाक बयान है। अमेरिका कौन होता है तेल खरीद पर छूट देने वाला? इसका कड़ा जवाब देना होगा। ये एक्स पर पोस्ट किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, और उन्होंने सीधे तौर पर इसको लेकर सवाल उठाए हैं कि आखिर अमेरिका कौन होता है हमें ये आदेश देने वाला। अस्थायी छूट दी गई है अमेरिका की तरफ से, उसने कहा है 30 दिन की अस्थायी छूट है, हम रूस से तेल खरीद सकते हैं। तो भारत के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। संजीव, बिल्कुल, क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है और हमें कहाँ खरीदारी करनी है या हमें नहीं करनी है ये हम तय करते हैं। ये जरूर है कि पिछले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील की संभावनाएं बेहतर हुई थी, वो इस शर्त पे हुई थी कि हम रूस से तेल लेना कम करें, क्योंकि एक मान्यता है कि रूस से अगर आप तेल खरीदते हैं और उन्हें पैसे देते हैं तो वो उन पैसों से मिसाइलें बनाता है और यूक्रेन पर गिराता है।
तो इस मान्यता के तहत हमसे कहा जा रहा था कि आप रूस से तेल न खरीदें, लेकिन रूस से तेल खरीदना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत से प्रतिबंध झेल रहा रूस कच्चा तेल सस्ते में भारत को उपलब्ध करा रहा था, और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात थी। लेकिन दबाव के कारण हमने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू किया था तेल की खरीद को, और जितना हम पिछले साल इस वक्त ले रहे थे रूस से तेल, इस वक्त उतना नहीं ले रहे थे। और धीरे धीरे इस घटते हुए डाउनस्लाइड से अमेरिका संतुष्ट था और वो ट्रेड डील को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। भारत कहीं न कहीं चीजों को बैलेंस कर रहा था, लेकिन इस युद्ध ने, ईरान युद्ध ने, जो कि 28 फरवरी को शुरू हुआ, इसने सारी चीजें बदल दी हैं। जो अमेरिका की मान्यताएं थी वो भी बदल गई हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से एनर्जी प्राइसेस पर व्यापक असर पड़ रहा है। प्रति बैरल जल्द ही $100 प्रति बैरल की सीमा को छूने जा रहा है तेल, और ये बड़ी राइज हो जाएगी। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि ऑयल एनर्जी प्राइसेस को रोलिंग रखा जाए और तेल की आवाजाही को रोका नहीं जाए। लिहाजा अमेरिका बाध्य होकर के कह रहा है कि आप जहां से खरीदते थे तेल आप खरीदिए। और प्रश्न ये है कि ये क्यों कह रहे हैं, अमेरिका क्यों कह रहा है? और विपक्ष का ये सवाल भी जायज है कि क्या हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारी खरीद, परचेज, ये सब तमाम चीजों को कोई न कोई निर्धारित करेगा, और क्या हम अपने संप्रभु अधिकारों का इस्तेमाल करके अपने लोगों के लिए तेल नहीं खरीदेंगे? ऐसे में जबकि हम 80% एनर्जी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि हमें कोई दूसरे देश के लोग कह रहे हैं? और कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष के बहुत से लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया है। अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है स्थिति इस वक्त जिस तरह से देखने को मिल रही है संजीव, क्योंकि सवाल तो विपक्ष पहले भी कहीं उठा रहा था यूएस ट्रेड डील को लेकर, उसको लेकर भी जब सवालों के जवाब नहीं मिले, तो इस बार ये सवाल उठाना और इसका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या ये हमारे लिए इजी होगा? पहले वही अमेरिका कहता है रूस से तेल खरीदना बंद करो, तो भारत वो कम कर देता है। अब वही अमेरिका कह रहा है रूस से आप तेल खरीदिए, 30 दिन की अस्थायी छूट है, तो क्या रूस देगा? चलिए एक और ब्रेकिंग आ रही है संजीव, मैं आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि अमेरिका के बयान पर मनीष सिसोदिया ने भी हमला बोला है। वो कह रहे हैं कि ये हमको गुलाम बनाने की घोषणा है। संजीव, तरह तरह के शब्दों का प्रयोग है, पर बात वही है कि विपक्ष के हर नेता अपने तरीके से इस बात को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि एक भारत संप्रभु देश, एक भारत जैसे सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और वो हमें कहता है कि 30 दिनों के लिए यहाँ से ले लो, 30 दिनों के लिए वहां से मत लो। ऐसे होता है क्या? क्योंकि हमारी जो खरीद है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, वो हमारे 140 करोड़ की आबादी के जीवन का आधार है, और उसको कोई एक देश तय नहीं करता है। लेकिन आज की तारीख में अगर इस तरह के बयान अमेरिका के वाणिज्य सचिव की तरफ से आ रहे हैं, और वो बाकायदा ट्वीट है, वेवर दिया जा रहा है, आप वेवर दे रहे हैं, यानी कि हमें आप इजाजत दे रहे हैं। अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो आप कौन होते हैं हमें इजाजत देने वाले? ये सवाल पूछना लाजमी है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संभव है कि उनकी तरफ से इस पर स्पष्टीकरण आए, क्योंकि भारत ने यही अभी तक मेंटेन किया है कि हम अपनी एनर्जी जरूरतों को अपने हिसाब से पूरा करते हैं। मतलब ये कि हम किसी के द्वारा डायरेक्टेड नहीं होते हैं। जितना हमें लेना है रूस से हम उतना लेते हैं, जितना हमें अमेरिका या वेनेजुएला से लेना हम उतना लेते हैं। हमें कोई कहने वाला नहीं है कि आप रूस से इतना लीजिए या इतना नहीं लीजिए। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है कि वो कह रहा है, इस पर एक सफाई बनती है सरकार की तरफ से, और इंतजार इसी बात का है कि वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से क्या सफाई आती है। जी बिल्कुल, देखना होगा कि इस पर सरकार की तरफ से क्या सफाई आती है, लेकिन विपक्ष इस पर खूब हमलावर दिख रहा है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हमारा भारत कोई कॉलोनी नहीं है। अमेरिका के बयान पर ये मनीष सिसोदिया ने हमला बोला और सीधे कहा कि ये हमको गुलाम बनाने की घोषणा है, हमारा भारत कोई कॉलोनी नहीं। तो लगातार विपक्ष इस बयान को लेकर अमेरिका के किस तरह से, और देखिए यहाँ यूएस के बयान पर सचिन पायलट ने भी रिएक्ट किया है। ये मंजूर नहीं कि यूएस अपनी मनमानी हम पर थोपे, हमारी सरकार हैरान करने वाली चुप्पी साधे हुई है। ये यूएस के बयान पर सचिन पायलट का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूएस अपनी मनमानी शर्तें हम पर थोप रहा है और हमारी सरकार हैरान है। हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार इस पर चुप है। तो ऐसे में यहाँ पर विपक्ष सीधे तौर पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है,
क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है, एक तरह से विवर यहां पर दिया गया है इंडिया को कि वो 30 दिन तक वो रूस से तेल खरीद सकता है। जिस तरह के मौजूदा हालात यहां इस वक्त बने हुए हैं, जो संघर्ष, जो जंग लगातार अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच दिख रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो बंद है, तो जाहिर तौर पर यहां भारत के लिए तेल की आवक को लेकर जो है दिक्कतें हो सकती है। अब उसी को देखते हुए अमेरिका ने कहा है 30 दिन की वेवर आपको दे रहे हैं, अस्थायी छूट आपको दे रहे हैं, आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। ये स्टेटमेंट किस तरह से लिया जाए यहाँ पर? ठीक है, विपक्ष है वो सवाल उठाएगा ही कि आखिर अमेरिका कौन होता है, लेकिन अगर हमारे यहाँ तेल को लेकर दिक्कत होगी है और जो फेस हम कर भी रहे हैं, तो ऐसे में अगर अमेरिका ये बयान देता है तो उसको किस तरह से लिया जाए संजीव, टेक्निकली अगर देखें तो? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल हमारा 20 से 25% आपूर्ति का आता है। हमारे यहाँ जो खपत है वो करीब 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से है, जिसमें कि करीब 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो तेल आता है हॉर्मुज से वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अचानक से अगर 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की खपत का शॉर्टफॉल होने लगता है तो उसे कहीं से तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि भारत ने अमेरिका से बात की है इस बात को लेकर के, और उसी का असर है कि अमेरिका ने कहा है कि क्योंकि अमेरिकन ने एक एम्बार्गो लगा रखा था कि हम आपके पास ट्रेड डील नहीं करेंगे या हम आपके टैरिफ्स बढ़ा देंगे, तो उन दिक्कतों को भी ध्यान में रखते हुए संभवतः कोई बातचीत की गई है और उसी बातचीत का यह नतीजा है। लेकिन इस बातचीत को इस तरह से सार्वजनिक किए जाने की जरूरत नहीं थी। आपसी देशों में जो बातचीत हो रही है उसे इस तरह से सार्वजनिक किए जाने का असर ये होता है कि वो एक राजनीतिक विवाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये बेसिक अपरिपक्वता दर्शाता है उस देश की, और सामने वाले देश की जो जरूरतें हैं, जो उसकी मुश्किलें हैं, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हमें कहीं ना कहीं से तो प्राप्त करना है अपना तेल, क्योंकि आप जानती हैं 80% तेल हमारा आयात होता है। तो ऐसे में जो लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व थे उनको जवाब देना चाहिए कि आखिरकार अमेरिका से कैसी बातचीत हुई और ये किस तरह का टोन है। हमें अगर रूस से तेल लेना है, जरूरी है, तो हम क्या उनसे पूछ के ले रहे हैं या फिर उन्हें कन्विंस करके ले रहे हैं या फिर हम सीधे जाकर के ले रहे हैं? और अगर हम सीधे जाके ले रहे हैं तो फिर इस तरह का बयान उनकी तरफ से क्यों आ रहा है? ये एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसमें 140 करोड़ के इस देश में कहीं ना कहीं स्वाभिमान की बात जो है उसको ठेस पहुंचता है, और ये आज एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जी बिल्कुल, पहले इंडो यूएस डील को लेकर और उसके बाद अब इस तरह से अमेरिका का एक बार फिर हमारे लिए आदेश जारी करना, ये अस्थायी छूट जो दी गई है उसको लेकर अब यहाँ विपक्ष हमलावर होता दिख रहा है। यहाँ सचिन पायलट हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मंजूर नहीं कि यूएस अपनी मनमानी शर्तें हम पर थोपे, हमारी सरकार हैरान करने वाली चुप्पी साधे हुए है। सीधे तौर पर यहाँ सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पूरा विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से लगातार हमने देखा इंडो यूएस डील को लेकर जिस तरह से कांग्रेस हमलावर रही है, अब इस मामले को लेकर भी जो है यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं।